हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल मनीष कुमार सोनी है और मेरा CAPF AC 2019 में रैंक 215 है। और जैसे कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सोचते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी विशेषकर हिंदी माध्यम से CAPF की परीक्षा नहीं निकाली जा सकती सेकंड पेपर को देखते हुए। तो ऐसा नहीं है। अब मैं अपने बारे में बता दूं, आद्योपांत मेरा शुरू से लेकर अंत तक माध्यम हिंदी ही रहा है। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेहनत करके आप इसको कर सकते हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं पहले पेपर और दूसरे पेपर की कैसे तैयारी हिंदी माध्यम से किया जाए और उसको कैसे क्रैक किया जाए, कैसे सिलेक्शन लिया जाए CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखा जाए, अगर सिलेबस स्ट्रेटेजी देखा जाए तो पहला पेपर और दूसरा पेपर और इंटरव्यू तीन के नंबर, इसमें 600 नंबर के टोटल पूर्णांक होता है। पहले पेपर का इसमें नंबर 250 होता है और दूसरा पेपर इसमें 200 नंबर का होता है। और उसके बाद फिजिकल मेडिकल होता है, वो क्वालिफाइंग होता है और 150 नंबर की इसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है। तो जो पहला पेपर है वो चूंकि 250 नंबर का सबसे ज़्यादा वेटेज उसका माना जाता है पहले पेपर के। उसके बाद उसका हम डिस्कस करेंगे पहले पेपर में क्या क्या पढ़ाई किया जाए सब्जेक्ट वाइज, उसमें इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह में क्या पढ़ा जाए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर जो सबसे ज़्यादा कठिन लगती है हिंदी माध्यम के छात्रों को, उसको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो इंग्लिश में लिखना रहता है, कुछ उसके खंड इंग्लिश में अनिवार्य है। तो अगर हम पहले पेपर की बात करें तो पहला पेपर, तो सबसे पहले अगर हम भूगोल की बात करें उसमें आता क्या है पहले पेपर में। पहले बात GS आता है, GK टाइप, और इंटेलिजेंस के क्वेश्चन में उसमें क्वांटा आता है, रीजनिंग आती है, मैथ्स और रीजनिंग आती है। 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। तो GS के लगभग और टोटल क्वेश्चन 125 होते हैं उसमें 250 नंबर के। तो GS में अगर हम बात करें सबसे पहले हम देखेंगे कि भूगोल में क्या क्या पढ़ाई करना चाहिए, भूगोल में कौन कौन से बुक्स पढ़नी चाहिए। मेरा मानना है कि भूगोल, देखिए इंग्लिश मीडियम में क्या है, जिस लियोंग की बुक उपलब्ध है और बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। लेकिन अगर आप कुछ NCERTs हैं उसको बेसिक अगर आप बढ़िया से पढ़ लें तो GC लियोंग की बुक उससे कमतर ही होगी, उससे अधिक नहीं होगी। तो अगर इसमें देखा जाए तो जैसे कि 11th की और 12th की NCERTs आपको भूगोल के लिए पढ़ना, ज्योग्राफी के लिए पढ़ना। तो भूगोल के लिए 11th की एक बुक आती है फिजिकल ज्योग्राफी, जिससे भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत करके वो बुक है हिंदी में, उसको पढ़ना है आपको। तो और 11th की एक और किताब है जिससे इंडिया फिजिकल या भारत भौतिक पर्यावरण करके एक किताब है। तो 11th की 2 किताबें आपको पढ़नी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत भौतिक पर्यावरण करके। और 12th की भी 2 किताबें आपको पढ़नी है भूगोल में, एक मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरा भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। जैसा कि आप जानते होंगे वर्तमान में जैसे CAPF का भी जो 2021 वाला भी एग्जाम हुआ है 8 अगस्त को, तो उसमें भी देखिए कि कई सारे एस्पेक्ट अब मानव भूगोल और इकोनॉमिक जो है आर्थिक भूगोल से भी पूछा जा रहा है। तो मुझे लगता है 12th की ये जो किताबें हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, और जो दूसरा है भारत के लोग और अर्थव्यवस्था यानी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये भूगोल किताबें हैं। इनको पढ़ा जाना जरूरी है क्योंकि इनसे अब इस एस्पेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपकी हो गई 4 किताबें, 11th की 2 और 12th की 2, ये आप पढ़ लेंगे। मुझे नहीं लगता GC लियोंग कोई भी ऐसी बुक होगी जो GS में आपको ऑप्शनल, कोई ऐसा है नहीं कि बहुत गहराई में पढ़ना, GS के लेवल पर आपकी सारी तैयारी है कंप्लीट कर देती है। इसके अलावा बहुत मुश्किल है क्वेश्चन जाए। और इसके अलावा आपको जो है भूगोल में एटलस का यूज करना है, ऑक्सफोर्ड एटलस का। मुझे लगता है 2 एटलस अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। एक ऑक्सफोर्ड एटलस का यूज करना, उसमें इंडिया का जो मैप है वो स्टेट वाइज या अदर, वो क्या नाम है, फिजिकल और पॉलिटिकल अलग अलग दे रखा है, तो वो बहुत अच्छा उसमें हेल्प करता है। और ब्लैक स्वान का आप एटलस ले सकते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए कंप्लीट करने के लिए। हालांकि इसको दोनों ये इंग्लिश में लेना है क्योंकि नाम है, तो नाम तो हिंदी इंग्लिश को कोई इशू नहीं रहता है। और हिंदी में थोड़ा सा क्या है, नामों को सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं किया गया है। तो ऑक्सफोर्ड की एक एटलस और ब्लैक स्वान की ले सकते हैं। ब्लैक स्वान की वर्ल्ड जो जब आप उसमें बात करेंगे स्पॉट करने के लिए, और ऑक्सफोर्ड की जो इंडियन ज्योग्राफी को कवर करने के लिए, तो ये एटलस का एकदम बढ़िया से यूज करना है। ये 4 किताबें हो गई आपकी, ये 2 एटलस हो गए। अगर आपको क्या नाम है समराइज रूप में अगर इन सारी चारों किताबों को एक जगह पढ़ना है तो अगर ये तो सफिशियंट है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है तो मुझे लगता है महेश बर्नवाल की एक किताब आती है भूगोल की, हिंदी माध्यम से बहुत अच्छी बुक है और बहुत अच्छी समराइज तरीके से चारों NCERTs को उसमें दी गई है। या तो आप ये चारों पढ़ लीजिए या तो फिर महेश बर्नवाल की वो एक किताब पढ़ लीजिए, उसमें इंडिया और वर्ल्ड की दोनों की है।
इसके अलावा मुझे लगता है कि ये है आपका इसमें भूगोल में है। और हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में 3 किताबें मेरे ख्याल से हैं। 3 किताबें हिस्ट्री में, जैसे कि एक एंशिएंट की है और मिडवल का, आजकल मिडवल से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एंशिएंट का है, मिडवल का है और मॉडर्न का है। तो एंशिएंट के लिए एक बहुत सारी किताबें, जहां श्रीमाली है और शायद दिशा पब्लिकेशन की है। मुझे लगता है जहां से मैंने पढ़ाई की है, आर.एस. शर्मा की, रामशरण शर्मा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, उससे उसका कोई जवाब नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से उससे सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो उसके बहुत ज़्यादा आपको भटकने की जरूरत नहीं है। और बात करें कि मिडवल हिस्ट्री में सतीश चंद्रा की है। मिडवल हिस्ट्री बस मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि मिडवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो इक्का दुक्का ये तरीके टर्मिनोलॉजी टाइप के पूछ लेते हैं कई बार। और मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री में तो 2 बुक्स हैं, एक सतीश चंद्रा की, एक राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम है और एक बिपिन चंद्रा की। मेरे ख्याल से मैंने तो स्पेक्ट्रम से केवल पढ़ाई की है। और जैसे बिपिन चंद्रा किताब बहुत बुरी नहीं है, लेकिन बात ये उसमें कॉन्सेप्ट लेवल पे ज़्यादा बातें की गई हैं और फैक्चुअल डेटा पे कम ध्यान दिया गया है। जैसे कि अगर आप यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का देते हैं एग्जाम, सीएससी का, तो वहाँ पर वो किताब काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन स्पेक्ट्रम मुझे लगता है सीएपीए में थोड़ा सा उस लेवल का तो जीएस आता नहीं है, आईएएस लेवल का थोड़ा सा लो लेवल है, तो स्पेक्ट्रम ज़्यादा अच्छा वहाँ इफेक्टिव होता है, तो आप स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री में 3 बुक्स, एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा, मिडवल के लिए सतीश चंद्रा और मॉडर्न के लिए राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम, ये 3 बुक हो गई। इसके अलावा अगर आप इसको एनसीईआरटी से इसको वो सब्सटेंशिएट करना चाहते हैं या एनसीईआरटी से इसको कवर करना चाहते हैं, तो एक थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री करके भारत के कुछ विषय करके 3 पार्ट में आती है। जैसे कि रामशरण शर्मा आप पढ़ते हैं तो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 को उसके साथ पढ़ सकते हैं। आर.एस. सतीश चंद्रा को पढ़ना चाहते हैं तो इसका जो है भारत इतिहास कुछ विषय के पार्ट 2 पढ़िए। इसी तरह मॉडर्न के साथ पार्ट 3 वाला पढ़ लीजिए, तो ये उसको कवर करना मुझे लगता है मोर देन सफिशिएंट है। ये आपका हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अगर हम पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी तो एक ही नारा, एक ही नाम, लक्ष्मीकांत। तो लेकिन मेरे ख्याल से थोड़ा सा अलग ट्रेंड चल रहा है, यूपीएससी में भी, सीएपीएफ में भी, इवन सीडीएस के भी क्वेश्चंस देखेंगे, ऐसा ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा कि जैसे कि अब थोड़ा सा जो एनसीईआरटी के जो 2 बुक्स मेरे ख्याल से 11th की, जो लक्ष्मीकांत है वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा 2 बुक्स जो एनसीईआरटी के 11th की हैं, एक राजनीतिक सिद्धांत करके और एक जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके है, उसको हिंदी में है भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार। एक भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार है और दूसरा राजनीतिक सिद्धांत। ये किताबें बहुत सारे क्वेश्चन इस बार अपने जो 10 अक्टूबर को भी पेपर हुआ सीएससी का, देखिए उसमें भी जो पहला किताब है राजनीतिक सिद्धांत से, उसमें से क्वेश्चन आए हैं। तो अब क्वेश्चन से इस पोर्शन से पूछा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल लक्ष्मीकांत जान ने सभी लड़के पढ़ के बैठे हैं, थोड़ा सा अलग जाएगा तो इसी में जाएगा। और इसको मुझे लगता है कि बेसिक 1-2 किताबें हैं, बहुत ज्यादा है नहीं। तो ये 2 किताबें राजनीतिक सिद्धांत और भारत का संविधान सिद्धांत एवं व्यवहार, ये जरूर पढ़ के जाना है आपको। 11th की हिंदी में है, पॉलिटिक्स है, एनसीईआरटी। इसके अलावा लक्ष्मीकांत तो मुझे लगता है कि सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। लक्ष्मीकांत जैसे कि पहले 4 भाग जो हो गए, राज्य हो गया, नागरिकता हो गई और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी, ये आपको पढ़ के ही जाना है। इससे तो आते ही जाते क्वेश्चन है। इसके अलावा सिलेक्टिव टॉपिक आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि जो कुछ एक टॉपिक जैसे संस्थाएं वगैरह कहीं पूछती जाती हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसमें हालांकि अगेन मैं कहूँगा कि इसमें कॉन्सेप्चुअल जो है क्लियरिटी की ज़्यादा जरूरी होती है, बजाय कि जो है केवल फैक्ट को रटा जाए। क्लियरिटी थोड़ी कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ज़्यादा होनी चाहिए। क्वेश्चन अब वैसे आ रहे हैं। अब थोड़ा सा वनडे एग्जाम्स के एरिया से ही बाहर आ रहा है, तो क्वेश्चन के लेवल की डेप्थ ले रहा है। तो ये हो गया। इकोनॉमी की बात करें, ये 3 सब्जेक्ट हो गए। इकोनॉमी की मैं बात करूँ, इकोनॉमी में तो मुन्नाल सर के जो उनके वीडियो लेक्चर्स, उनका कोई तोड़ ही नहीं, काफ़ी पहुंचा हुआ, बहुत अच्छा वीडियो लेक्चर्स हैं। लेकिन हाँ, ये बात करूँगा, अगर जैसे हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं, अगर आपको शुरुआत करना है कोई भी सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है कि आप जो है कोई एक बेसिक आपके पास होना चाहिए। तो उसके रूप में मुझे रामेश्वर सर, एक दिल्ली के कोचिंग के रामेश्वर सर की नोट्स हैं इकोनॉमिक्स की, हिंदी माध्यम में उन्होंने पढ़ाया है, उनकी नोट्स एक लाजवाब है।
मैंने पढ़ा है उसको बहुत अच्छे से, उसको उसमें बहुत बेसिक से और बहुत ही सिंपल भाषा में उन्होंने बड़ा अच्छा कवर किया। रामेश्वर सर के इकोनॉमिक्स में आप नोट से लेके शुरुआत कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद मुन्ना सर के वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं, कोई बहुत बढ़िया। लेकिन इकोनॉमिक्स में अगेन मैं कहूँगा इसमें थोड़ा करंट का टच रहता है। अधिकतर क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आते हैं, जो भी आप चीजें करंट में देख रहे हैं उसी का बेसिक आप जाके पढ़ लेंगे तो वही चीजें आ जाएंगी। तो ये है इकोनॉमिक्स में एक रामेश्वर सर के नोट्स, और दूसरा क्या है कि मुन्ना सर का वीडियो आप देख सकते हैं। और बात करें कि अदर, हाँ, इन्वायरमेंट की एक चीज़ है, पर्यावरण की सबसे अच्छी इसमें बुक हम एक तो शंकर आयुष लोग कहते हैं वो, लेकिन इंग्लिश में है तो हिंदी में उसका बहुत मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि एक तो एनसीईआरटी में जो बायोलॉजी की 12th क्लास की बुक है उसका जो लास्ट वाला यूनिट है उसके 4 चैप्टर हैं। वो 4 चैप्टर आप बेसिक इन्वायरमेंट के जो थ्योरम है, बेसिक जो चीज़ें कवर करनी है इन्वायरमेंट को, उसको आप कवर कर लीजिए, वहाँ से जो टर्मिनोलॉजी है वगैरह वो सब। लेकिन अगर मुझे लगता है कि ये तो है, इसको पढ़ना एक बेसिक शुरुआत के लिए, लेकिन शंकर आईएएस का जो अगर कोई किताब आई है, दृष्टि की अभी कोई बुक आई है, दृष्टि की आप इन्वायरमेंट की एक बुक आती है पर्यावरण करके, उसको आप लीजिए, दृष्टि आईएएस दिल्ली की। वो बहुत ही अच्छी समराइज बुक है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने कवर किया है इन्वायरमेंट के एक एक टॉपिक को, डिटेल में भी है, माइन्यूट में भी चीज़ें कैसी आ सकती हैं वो सारी चीज़ें उसमें कवर की हैं। वो बहुत अच्छी किताब है इन्वायरमेंट के लिए, दृष्टि आईएएस की जो है उसकी उनकी बुक, ठीक है, और हिंदी में है, बहुत अच्छी भाषा लिखी हुई है, तो आप उसकी इन्वायरमेंट के लिए उसको कवर कर सकते हैं। और बात करें कि जनरल साइंस, हाँ, साइंस को पोर्शन तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार तो 30 सवाल तक जो है 125 में 30 सवाल आना बहुत बड़ी बात होती है। और साइंस हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक हमेशा चुनौती का विषय रहा है, मेरे लिए भी चुनौती रही है। इवन मैंने थोड़ा साइंस बैकग्राउंड भी था, लेकिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है ऐसे साइंस के तहत, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन बेस्ड पूछता है। तो साइंस के लिए तो एक तो मेरे ख्याल से तो एक तो 6 to 10th एनसीईआरटी, तो ये तो काफ़ी हो जाता है मेरे ख्याल से। फिर भी अगर आप न पढ़ना चाहें तो 9th और 10th की एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, जरूर से जरूर 9th और 10th की एनसीईआरटी बेसिक कवर करने के लिए। इसके अलावा एक और जो अगर एनसीईआरटी का एक क्रक्स और बढ़िया से अगर आपको कोई समझा दे, तो मैंने जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक विजय पांडे सर थे, विजय पांडे सर इलाहाबाद के ही हैं, तो उनकी एक विजन आईएएस करके कोचिंग थी। विजन आईएएस में दरअसल क्या नाम, अब वो दिल्ली वाले नहीं है, इलाहाबाद का है, तो उनका यूट्यूब चैनल है विजन आईएएस टी बाई विजय पांडे सर, ऐसे करके हैं। उनकी साइंस के लेक्चर के कोई तोड़ी नहीं है मुझे लगा, हिंदी माध्यम में वो बहुत बेसिक तरीके से बहुत सही तरीके से वो समझाते हैं साइंस के कॉन्सेप्ट को, वो मुझे बहुत शानदार उनका लगता है। तो एनसीईआरटी बेस्ड उनकी वो तैयारी करवाते हैं यूट्यूब पर, और उनका फ्री है, तो मुझे लगता है कि वो काफ़ी अच्छा है। उनके नोट्स भी हैं, हमने उनके नोट्स दरअसल पहले लिया था, सेकंड जब 2018 में मैंने दिया था इंटरव्यू, मैंने 2018 में भी दिया था और 2019 में भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो 2018 की जब मैंने पढ़ा था तो मैं उस समय उनके नोट्स से मैंने तैयारी की थी। साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन मेरे उसमें से सेट हो गए थे। और लेकिन अगर इसके अलावा देखना चाहते हैं, इसके अलावा एक तो 9th 10th एनसीईआरटी करनी है, इसके अलावा आप अगर 6th to 10th की एनसीईआरटी को पांडे सर का या तो नोट्स ले लीजिए, या तो उनका वीडियो क्लासेस, या तो फिर प्रशांत जगताप सर हैं, वो पाथफाइंडर अकेडमी पुणे वाले, प्रशांत जगताप सर का जो एक अन अकेडमी पे वो लेक्चर सीरीज दे रखा है, उसमें आप उसको कवर कर सकते हैं, वहाँ से फ्री में उन्होंने भी कवर कराया है 6 to 10 एनसीईआरटी को। इसके अलावा मुझे लगता है साइंस चूंकि सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं सीईपी में, तो मुझे लगता है देखिए बहुत सारे लोग होते हैं लूसेंट से कहते हैं लूसेंट क्यों पढ़ें, लेकिन लूसेंट से आप विश्वास मानिए कि सारी चीज़ें समराइज रूम में एक जगह दी हुई है। लूसेंट में इससे बढ़िया कहीं नहीं मिलेगा। इस पीडी वगैरह की कई सारे आते हैं, लेकिन उससे बड़ी मुझे लूसेंट की लगती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो साइंस में जनरल साइंस और साइंस टेक के लिए मुझे लगता है कि एक तो आप एनसीईआरटी जरूर देखें, बाकी एक क्लासेस वगैरह आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी माध्यम से मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। इसके अलावा मैं बात करूं कि कल्चर के लिए तो एक बुक तो है ही, नितिन सिंघानिया की, वो तो आपको पढ़नी है। हिंदी में बहुत अच्छी तरीके से दे दिया है और आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि अगर जैसे कि थोड़ा सा टफ वगैरह जैसे होता है कल्चर का, तो जैसे वहाँ टॉपिक वाइज चीज़ें दी हुई हैं और इवन ये हर सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जो टॉपिक आपको ना समझ में आए वो टॉपिक का नाम
जाके यूट्यूब पे लिखिए और उससे संबंधित कोई एक आध दो वीडियो देख लीजिए ताकि आपको उस पर क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद वो टॉपिक को पढ़िए तो बहुत आसानी से आपकी चीज़ें याद भी रहेंगी और वो पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। और इन सारे सब्जेक्ट में चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, इन्वायरमेंट हो, कल्चर हो या जनरल साइंस है, इन सारे सेक्शन के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। इन सारे सेक्शन में जैसे कि प्रैक्टिस करने के लिए क्या करें, हिंदी माध्यम में बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल थोड़े नहीं होते, जो अवेलेबल होते हैं वो ट्रांसलेटेड होते हैं, उतना उसमें मज़ा नहीं आता। तो मेरे ख्याल से तो आप जो है देख सकते हैं कि दृष्टि IAS की एक जो उनका जो वो दृष्टि IAS का जो उनका वो है ऐप है या उनका जो साइट है, वेबसाइट है, उसमें उन्होंने एक प्रैक्टिस सेट करके एक फोल्डर दिया हुआ है। उस फोल्डर में आप जाएंगे तो आपको सामान्य अध्ययन का एक फोल्डर मिलेगा और सामान्य अध्ययन के फोल्डर में आप जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज उन्होंने पूरा क्या नाम MCQs दे रखे हैं। बहुत अच्छी तरीके से उन्हें हिंदी माध्यम में, हिंदी भाषा में उनने बहुत अच्छे तरीके से MCQs उन्होंने सॉल्व किया है और क्या नाम है मतलब उन्होंने दे रखा है, तो आप उसको रजिस्टर करके आप उसको कर सकते हैं। और इनमें सबसे खास बात क्या है कि जैसे कि आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो आप टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन उन्होंने दे रखे। ये बहुत अच्छा मुझे लगता है कि मेथोडोलॉजी है कि कोई भी आप जैसे मान लीजिए नागरिकता आपने पढ़ लिया पॉलिटी में या फंडामेंटल राइट पढ़ लिया, तो फंडामेंटल आप राइट आपने पढ़ा, उसके बाद जाके दृष्टि में वो आपने क्या नाम है वहां जाके प्रैक्टिस सेट में जाके फंडामेंटल राइट के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं बढ़िया तरीके से वो क्वेश्चन आपने वहां जाके सॉल्व कर लिया। और वहां जो क्वेश्चन आपको आ गया, मान लीजिए 10 क्वेश्चन दिया है, 20 क्वेश्चन दिया है, 10 आए 10 नहीं आए, तो 10 जो नहीं है उसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए एक फोल्डर बना के, उसको बाद में एक आध दो दिन में रिविजन करिए ताकि वो भी आपको यूज टू हो जाए, वो भी आपको आने लगे। तो सबसे बढ़िया यही रहता है कि आप टॉपिक वाइज क्या नाम है सिलेबस कवर करिए, उसके बाद टॉपिक वाइज उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कई MCQs में सॉल्व करिए जो एज पॉसिबल जितना हो सकता है। बहुत अच्छी तरीके से ऐसे तैयार होता है। ठीक है। और इसमें ये हो गए 125 क्वेश्चन। हाँ, इसमें मैथ्स और रीजनिंग का है। मैथ्स और रीजनिंग मुझे लगता है कोई विशेष एक्स्ट्रा तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बहुत डीप नहीं आता, बहुत लो लेवल के 12th लेवल का क्वेश्चन आते हैं। तो मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें देखिए, आप CAPF का देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप UPSC का CSAT का देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और उन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर जैसे मैंने कैसे की थी तैयारी, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ रीजनिंग का सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो रीजनिंग में जो मान लीजिए क्लॉक का सवाल आ गया या कैलेंडर का आ गया, तो कैलेंडर देखा, कैलेंडर सवाल आया तो कैलेंडर गया यूट्यूब पे डाला कैलेंडर टॉपिक, तो वहां पर मैंने एक आध वीडियो देख ली कैलेंडर में कैसे कैसे सवाल आता है, एक आध कोई लेक्चर कोई भी एनी हाउ मैंने देखा। उसके बाद उसको एक चैनल है अगर आप फॉलो करना चाहिए यूट्यूब पर, हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं, भटनेर IAS करके, शायद जयपुर या कहीं से चलता है मेरे से, भटनेर IAS BHATER भटनेर IAS। तो उनका बहुत अच्छा वो तैयारी कराते हैं मैथ्स और रीजनिंग का, उन्हें सेक्शन वाइज बांट दिया। कॉम्प्रिहेंशन अगर CSAT आप करना चाहते तो कॉम्प्रिहेंशन का भी अलग सेक्शन है, वो बहुत अच्छे से मैंने उसको एक बार कवर किया था, एक ही बार कवर किया था, अभी तक उसके ट्रिक्स वगैरह मुझे एक तरीके से आ गए हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो ये है इनका क्या नाम है रीजनिंग टॉपिक वाइज आप देखिए, भटनेर IAS किसी भी कोचिंग में जाइए आप उसको देख लीजिए और उसी हिसाब से आप उसको कवर कर लीजिए, बहुत एक्स्ट्रा समय देने की इसमें जरूरत नहीं है। ये होगा पहले पेपर की जो 250 नंबर के, और आप बात करते हैं जो 200 नंबर के हैं सेकंड पेपर, जिसमें हिंदी माध्यम या क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम के छात्रों को सबसे ज्यादा अन्याय लगता है। तो मेरे ख्याल से देखिए क्या है कि अगर आप बात करें कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, तो इस हिसाब से बात करें, इसमें 2 खंड है मोटे तौर पे। एक खंड है एसे का, एसे में 6 ऐसे आते हैं, 6 में से 4 आपको करने पड़ते हैं। 100 नंबर में 200 नंबर में से 80 नंबर केवल ऐसे होता है, इसलिए। और ऐसे की खासियत क्या है, इसको आप हिंदी इंग्लिश किसी भाषा में लिखिए। 2018 में मैंने इसको इंग्लिश में लिखा था, गलती कर दी थी, इसीलिए मेरे सेकेंड पेपर में थोड़े कम नंबर है, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ 2018 में। 2019 में मैंने इसको हिंदी में लिखा और फाइनल सिलेक्शन हो गया है मेरा। अभी नंबर हालांकि नहीं आए हैं, कितने आए हैं, तो 80 नंबर के। सबसे ज़्यादा अगर कोई आप इंग्लिश मीडियम वालों को कम्पीट कर सकते हैं तो ऐसे में ही कर सकते हैं। अब बढ़िया से बढ़िया लैंग्वेज में ऐसे लिखिए, एकदम भाषाई शुद्धता हो, उसमें प्रवाह हो। ऐसे में माना जाता है प्रवाह नहीं होता, वो एक गद्य है, गद्य का सबसे रिजिड पार्ट होता है, सबसे कह सकते हैं सबसे कम भावनाएं ऐसे में होती हैं।
लेकिन अगर आपका प्रवाह रहेगा तो वो इफेक्ट करता है। जैसे कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में कोई बंदे हैं तो उनका लिखने का तरीका अलग होता ही है, और हिंदी मीडियम से कोई लिख रहे हैं तो आपकी भाषा में थोड़ा लय प्रवाह होगा, तो वो लगे कि हाँ थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है 6 में ये जो 4 ऐसे लिखना है 20-20 नंबर के 80 मार्क्स से, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये हो गया। तो इसमें लिखना है ऐसे का आपका फॉर्मेट अच्छा होना चाहिए मेरे ख्याल से, कि अगर जैसे कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन से चालू कर रहे हैं तो इंट्रोडक्शन बढ़िया से होना चाहिए, और बीच में एनालिसिस करना है आपको। एनालिसिस पार्ट में मुझे लगता है कुछ एक कोटेशंस, कुछ एक ऐसे फैक्ट डेटा से उसको सब्सटेंशिएट करना जरूरी है आपको। अगर मेरे ख्याल से जैसे कि अगर मान लीजिए कि महिलाओं के बारे में कोई मुद्दा लिख रहे हैं या बच्चों के बारे में लिख रहे हैं, एग्जाम्पल में बच्चों के बारे में लिख रहा है, तो आप जैसे सामान्य सी भी कोई बात है, जैसे मान लीजिए कि सामान्य सी बात है कि बच्चों के साथ ये ऐसे हो रहे हैं, ये क्राइम बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, उसको आप जैसे महिलाओं से अगर क्राइम बढ़ रहा है तो आप ऐसे लिखिए एनसीआरबी के डेटा के अनुसार, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एनसीआरबी के डेटा के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार दिनों में दिन बढ़ रहा है। या अगर आप लिखना है कि बच्चों के खिलाफ यूनिसेफ के अनुसार, तो इस तरीके से आप जो है रिपोर्ट्स और इसका हवाला देके उसको सब्सटेंशिएट कर सकते हैं। तो आप इसमें ये हिंदी का सबसे हिंदी मीडियम वालों का थोड़ी कमी है, वो थोड़ा इसको वैसे ही नॉर्मल लेते हैं, थोड़ा सा अगर इसको सब्सटेंशिएट करेंगे ये बड़ा अच्छा रहेगा। कंक्लूजन में भी आप इसको कोटेशंस वगैरह देके कि महिलाओं के खिलाफ कोई आप ऐसे लिख रहे हैं, बाद में लास्ट में लिख दिया। अंततः ऐसा कहा जा सकता है जैसे कि अम्बेडकर जी के अगर शब्दों में कहा जाए तो किसी भी समाज का जो मापक है, उसकी सभ्यता का मापक है, वो उनके महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार पर निर्भर करता है। तो ऐसे करके आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। और आज से ही आप अगर इसको बनाना चालू कर दें, क्योंकि एक दिन में ना कोटेशन याद होते हैं, ना कविताएं याद होती हैं, ना कोई 4 लाइनें याद होती हैं, वो धीरे धीरे याद होती हैं। तो आप चैप्टर वाइज कोई एक डायरी बना लीजिए, कोई मतलब इशू वाइज, तो आप जो है महिला, पुरुष, महिला, प्रकृति, इन्वायरमेंट और ऐसे टाइप के आप सेक्शन बना लीजिए अर्थ की संबंधित। तो उसमें आप कोटेशन वगैरह जो भी आपको अच्छे मिलते जाएं वो डालते जाएं, ताकि बाद में वो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, ये तो ऐसे खंडों का जहाँ पर बराबरी है आपकी। मेन समस्या आती है सेकंड जो पार्ट में, खंड 2 में। और सेकंड पार्ट कैसा है, सेकंड पार्ट में मैं बात करूँ तो उसमें चार पांच चीज़ें हैं। एक तो क्या रिपोर्ट राइटिंग है, और उसके बाद हाँ ऐसे का एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ऐसे के लिए मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा एक चीज़ आपको देखना है ऐसे में, कि ऐसे के देखिए आजकल जो ऐसे आ रहे हैं आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे, अब क्या जो आपने जीएस में पढ़ रखा है, इतनी सारी किताबें पढ़ी, वो उसी के इंटीग्रल नॉलेज पर ऐसे बेस्ड होता है, उसी पर लिखना होता है। लेकिन कुछ एक डायमेंशन सब नए उभर रहे हैं। तो आपको लगता है कि मुझे लगता है मैंने क्या किया था, एक तो पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री से संबंधित आज़ादी के बाद का इतिहास अधिकतर हमने छोड़ दिया। जैसे मॉडर्न तक हमने पढ़ा आज़ादी के बाद के इतिहास से, और कई बार क्वेश्चंस आते हैं इमरजेंसी पर, ग्लोबलाइजेशन पर, वो क्वेश्चन आपका पूरा छूट जाता है ऐसे। जबकि बहुत अच्छा एक बार तैयार कर लें तो हमेशा भी तैयार हो जाता है। तो मुझे लगता है कुछ एक किताबें उसमें भी मैं सजेस्ट करूंगा हिंदी माध्यम छात्रों के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन एक तो अशोक कुमार सर की एक इंटरनल सिक्योरिटी की एक किताब आती है, आंतरिक सुरक्षा करके, अशोक कुमार सर की, वो काफ़ी अच्छी किताब है और आपको इंटरव्यू में भी बहुत ही हेल्पफुल ये किताब रहेगी। तो मुझे लगता है कि ये किताब आप देख सकते हैं। और इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए। मैंने तो ओनली इसका एक देख लिया था, ओनली आईएस में, तो मैंने वहां से कर लिया था। और इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में कोई एक यूट्यूब चैनल से लीजिए। एक आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सारी चीज़ों की, बस ये इतना काफ़ी रहता है। और इसके अलावा कि इंडियन सोसाइटी पर, इंडियन सोसाइटी का भी अच्छा एक कई बार ऐसे आ जाते हैं। तो इंडियन सोसाइटी पे एक आस्था ये इसमें पढ़ाते थे, एएलएस में पहले पढ़ाते थे धर्मेंद्र कुमार सर। तो धर्मेंद्र कुमार सर का एक नोट्स आता है, मार्केट में है, नोट्स है इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज पे। वो उससे बाहर, उससे बड़ा विजन किसी और नोट्स मैंने नहीं देखा। मैंने एक आध दो और नोट्स देखे, लेकिन सबसे बढ़िया मुझे वही धर्मेंद्र सर का लगा है। ठीक है, इसके अलावा आप जो है प्रधानमंत्री का सीरीज देख सकते हैं, जो उसमें एबीपी न्यूज ने चलाया था, वो काफ़ी अच्छा सीरीज है। अभी तो उसका सेकंड एडिशन भी आ गया। तो हिंदी माध्यम से मुझे लगता है कि अगर ये आपने पढ़ लिया तो आपका ऐसे और ये
और साथ में जो आपको जीएस में मैंने बताया भी सारी किताबें, वो किताबें और इसके साथ आपने पढ़नी, तो आपका बड़ा अच्छा इसमें चला जाएगा। क्या नाम है, आपका इसके अलावा जो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी में कॉम्पैक्ट तरीके से पढ़िए, बहुत है ये। और क्या नाम है, इसी से सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ये तो हो गया इसमें बात, क्या नाम है, ये प्रथम खंड, जहाँ तक तो सब मामला सही था। जो मामला गड़बड़ होता है वो सेकंड खंड से होता है, वो प्रेसिस राइटिंग वगैरह से होता है। देखिए ऐसा है, जो खंड 2 है इसमें वो केवल अंग्रेजी में लिखा जा सकता है। और ये तो ठीक है कि अब जब है तो है, अब भारत सरकार को ज्ञान के बजाय अंग्रेजी में ज्ञान की जरूरत है, तो फिर अब ये तो कह सकते हैं क्या, भारत की इससे बड़ी दुर्गति कोई नहीं है। अब वही कहते हैं ना कि मैकाले मर गया, लेकिन उसकी साम्राज्यवादी सोच की सबसे बड़ी पोषक अपनी भारत सरकार है, जिसे ज्ञान नहीं अंग्रेजी में ज्ञान चाहिए। तो कोई बात नहीं, जब तक है तो है, क्या कर सकते हैं। जब तक नहीं है तो ठीक है, ठीक। जब तक अपना भारत सरकार भाषाई पूर्वग्रह से हटकर, भेदभाव से हटकर, जब तक उसमें ज्ञान की प्रज्वलित ना हो उसका दीप्ति, तब तक तो जैसा है वैसे काम चलाइए। फिलहाल अंग्रेजी इस समय टफ नहीं है, और ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा आता नहीं है कि आपको क्या नाम है वो, देखिए क्या है, आपके पास कंटेंट होना चाहिए। जैसे कि आप करंट के लिए एक चीज, हाँ ये ध्यान रखिएगा, करंट के लिए 2 चीजें मैं फॉलो करता था जब मैं उसका तैयारी करता था। एक तो मैंने ओनली आईएएस, पहले दिन से 2016 मैंने तैयारी चालू की थी, तब से मैंने ओनली आईएएस ही फॉलो किया है, और कोई करंट अफेयर्स नहीं किया। मुझे बढ़िया अच्छी समझ हो जाती थी मुद्दों की, और उसका जो प्रीलिम बूस्टर होता था उससे प्रीलिम लेवल का मुझे तैयार हो जाता था, और मैं उसका नोट्स बनाता था, और एडिटोरियल डिस्कशन से का भी मैं नोट्स बनाता था, वो बहुत अच्छा है। मैंने उससे बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं देखा है करंट के लिए, काफ़ी कॉम्पैक्ट में, और साथ ही साथ वो चूंकि इंग्लिश और हिंदी में वो डिस्कशन करते हैं, तो आपकी इस तैयारी में भी काम देगा, चूंकि उसमें आपको क्या नाम है, बहुत सारी शब्द, बहुत सारी ग्लोसरी आपकी तैयार होती चली जाएंगी, आप शब्द से यूज टू हो जाएंगे अगर आप उसको डेली सुनने वाले हैं तो आप, मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए सबसे बढ़िया एक प्लेटफॉर्म अगर कोई है करंट के लिए तो ओनली आईएएस का है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं शुरू से 2016 से उसे कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप उसको उसमें कर सकते हैं। और हालांकि इसके सीएपीएफ के लिए पाथफाइंडर कंपनी जो प्रशांत जगताप सर हैं, अभी से उनका जो है, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, उनका एक चलने लगा है क्रैक सीएपीएफ करके टेलीग्राम चैनल, वो चला रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। वो भी सीएपीएफ से रिलेटेड जो करंट हो उसको कवर करता है। मुझे लगता है अलॉन्ग विथ ओनली आईएएस आप जो है क्रैक सीएपीएफ को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, माफी चाहता हूँ इसके लिए। बात करते हैं अगर रिपोर्ट राइटिंग की, सेकंड पार्ट में रिपोर्ट राइटिंग आता है, प्रेसिस राइटिंग आता है, प्रिसाइज राइटिंग, और आता है आर्गुमेंट आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है। 4 पार्ट आते हैं जिसे आप केवल इंग्लिश में लिखना होता है, और ग्रामर आता है। तो मुझे लगता है कि अगर हिंदी माध्यम के आप छात्र हैं, इंग्लिश मीडियम के, तो आपको दिक्कत ज़्यादा, कहीं से भी शुरू करिए। लेकिन एज ए हिंदी मीडियम स्टूडेंट आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेरे ख्याल से आप ग्रामर पहले कर लीजिए, क्योंकि ग्रामर में बहुत कठिन नहीं है, एक्टिव पैसिव नरेशन, और ये क्या नाम है, फाइंड द एरर और स्पॉटिंग द एरर, और इसके अलावा क्वेश्चन टैग, यही सब कुछ आता है, थोड़ा सा सिनोनिम एंटोनिम्स, और ये सब कुछ आता है। तो मुझे लगता है सबसे पहले उसे करिए, क्योंकि वही दिया, जो आ रहा है, जो नहीं आ रहा नहीं आ रहा, और जो नहीं आ रहा उसको भी आपको लिख के आना है। कि कई बार जो है, मान लीजिए एग्जामिनर के ध्यान ना गया, आपने भरा है 10 के 10, तो हो सके दे, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो आप उसको निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो उसको एक एक शब्द एक एक जगह करके जरूर, कोई छोड़िए मत, पेपर छोड़ना नहीं, बस अटेम्प्ट पूरा करना है। आपको मिलेगा नंबर, नहीं मिलेगा वो अलग बात है। तो जो है नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख दीजिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बल बोल, और आ रहा है तो अच्छी बात है, वो लिख दिए। उसके बाद मुझे लगता है कॉम्प्रिहेंशन करिए। कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ना है, उसके बाद उसी के रिकॉर्डिंग 4-5 सवालों के जवाब देने हैं, तो आप अपने शब्दों में उसको जवाब दे दीजिए। उसके बाद प्रिसाइज राइटिंग करिए। ये मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ क्यों ऐसा करना है, इस तरीके से कि पहले ग्रामर करना, कॉम्प्रिहेंशन करना, प्रिसाइज राइटिंग करना। प्रिसाइज राइटिंग क्या है कि 4-5 पैराग्राफ दिया है 350-400 शब्दों में, उसको 1/3 शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में। उसका बॉक्स दिया रहेगा, और उस बॉक्स में लगभग 100-150 शब्दों तक उसका गिनती मारा रहेगा, उसमें उतना लिखना है। ध्यान दीजिएगा, इसमें अपने शब्दों में लिखना है, जो उसमें लिखा है वो छाप के नहीं आना है, बल्कि अपने शब्दों में, जो जैसे इंट्रोडक्शन में उसमें गांधी जी के बारे में कुछ दिया है, तो गांधी जी उस इंट्रोडक्शन में आखिर क्या कह रहे हैं, कि मूल
क्या है, फंडामेंटल क्या है, उस इंट्रोडक्शन का बेसिक क्रक्स क्या है, वो लिखना है। ऐसे ही सब पैराग्राफ उसमें लिख के 100-120 शब्दों में उसको कंक्लूड करना है। अपने शब्दों में से लिखना है, किसी उसमें नहीं लिखना है, ठीक है। ये हो गया 3 कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। ये 3 पहले ग्रामर, ये 3 पहले क्यों करना है, ये अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र हैं, तो ये इसलिए 3 पहले के हैं क्योंकि इसको करने के बाद आपके पास कई सारे शब्द भी आ जाएंगे उस समय, जो आप बहुत सारे शब्द आपके पास नहीं होते हैं अगर हिंदी माध्यम के छात्र हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद आपके पास कई सारे शब्द आ जाएंगे। इन शब्दों का प्रयोग आप रिपोर्ट राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग इसमें कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 चीजें ये करने के बाद आप पहली बात तो जो है आर्गुमेंट राइटिंग कर सकते हैं। आर्गुमेंट राइटिंग में क्या है कि आपको फॉर अगेंस्ट में कोई टॉपिक दिया रहेगा, और मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि मैं 2018-19 के पेपर में एक आया था, आर्गुमेंट आया था कि प्राइवेसी इज द एलिटिस्ट आइडिया। तो मुझे एलिटिस्ट का मतलब होता है अभिजात वर्गीय विचार है प्राइवेसी के गरीबों से क्या लेना देना, उनका तो सब ओपन ही है। तो मुझे एलिटिस्ट का मतलब उस समय नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा, उस समय आधार कार्ड का केस और ये पुट्टा स्वामी केस चल रहा था, न्यूज में था, ओनली ऐसे मैंने सुना, तो मैंने कहा इसी रिलेटेड कुछ होगा। तो मैंने कुछ भी जो मुझे नॉलेज था, मैंने कुछ पॉजिटिव बना के कुछ नेगेटिव बना के लिख दिया। मतलब क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, चाहे आए चाहे ना आए, कुछ एक शब्द आ जाए तो उस पर लिख डालो जाके। तो मुझे एलिटिस्ट का मतलब नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया। तो इसी प्रकार आपको करना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं रहता। जैसे कि आपको अगर आर्गुमेंट दिया है तो 2 आर्गुमेंट देगा, 2 आर्गुमेंट में आपको ऑप्शन नहीं देगा कि आप जो है ये करो कि ये करो, तो इसलिए दोनों करने हैं। तो और जैसे 4 नहीं दिया है उसमें 2 छाड़ के करना कि ये कर लो, 2 दिए 2 ही करने हैं। तो उसमें कई बार आपको हिंदी माध्यम से तो आपको शब्द नहीं समझ में आए, तो आप जो आ रहा है उसको लिख दें। अधिकतर आ ही जाते हैं अगर आपने बढ़िया तैयारी की है तो। और इसमें हाँ ये ध्यान देना है, इंट्रोडक्शन लिखना है 3-4 लाइन का। सबसे पहले फॉर्मेट में लिखना है सारी चीजें। इंट्रोडक्शन लिखना है 3-4 लाइन का, उसके बाद फॉर्म में 4 से 5 पॉइंट, अगेंस्ट में 4 से पॉइंट, बैलेंस करना है। ऐसा नहीं कि किसी एक पक्ष में झोंकना है। उसके बाद कंक्लूजन 3-4 लाइन का, और जो फॉर अगेंस्ट जो भी आप लिखें 3-4 पॉइंट, उसको थोड़ा सा में देखिएगा कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट ना हो इसमें। जैसे कि आप एक में कह दीजिए कि प्राइवेसी सही है, एक में मतलब एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट नहीं होने चाहिए, ये इसमें ध्यान देना एकदम। अगर आपका लॉजिक है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बात करें, ये हो गया आर्गुमेंट का। और उसके बाद अगर लास्ट देखा जाए, सबसे लास्ट में रिपोर्ट राइटिंग करनी चाहिए। रिपोर्ट राइटिंग का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। मुझे लगता है कि उस फॉर्मेट में अगर आप लिख के आए, आपको जरूरी नहीं है कि सारी चीजें जो है क्या नाम है आपको नॉलेज से वो लिखें, वो फॉर्मेट में लिखना होती है वो चीजें, तो आप फॉर्मेट में लिखिए। जैसे कि कोई एक टॉपिक दे रखा है, उसमें एक तो ये है टाइटल लिखना है, ठीक है, उसमें टाइटल लिख देना है। हाँ, प्रिसाइज राइटिंग में एक चीज और मैं भूल गया थोड़ा कि हाँ, इसमें थोड़ा सा जैसे कि कीवर्ड्स वगैरह के प्रिसाइज करने के लिए कीवर्ड्स वगैरह कुछ यूज करना है। जैसे 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1 वर्ड करके सिनोनिम्स आता है, ये सब आता है, उन शब्दों का यूज करना है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। रिपोर्ट राइटिंग की बात करें, उसमें एक तो सबसे पहले टाइटल लिखना है, उसके बाद इधर कह सकते हैं क्या, बाएं साइड में आपको XYZ लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखना है, फिर प्लेस लिखना है। उसके बाद जैसे एक अखबार की भाषा होता है, कोई एक जैसे जूनियर सीनियर को पत्र लिख रहा है, या कोई अखबार के संपादक अपने उसको पत्र लिखा रहा है, तो उसी प्रकार से द कॉरेस्पॉन्डेंस वगैरह 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 जो भी टॉपिक दिया है, थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा वो इंट्रोडक्शन देके, थोड़ा सा बीच में इंफॉर्मेशन फैक्ट वगैरह डिटेल देके, उसके बाद उसको नीचे एनालिसिस वगैरह करके कंक्लूड कर देना। इतना ही करना है आपको। इसमें कुछ सोर्सेज का जिक्र जरूर करना है, एक तरीके से कैसे थोड़ा सा तो लगे कि हाँ कि वैलिड न्यूज निकल के आ रही है। जैसे हाईकोर्ट उस समय कोई एक मैटर दिया है, तो शायद लव जिहाद या कोई मैटर था, तो हाईकोर्ट इलाहाबाद के डिसीजन से मैंने जोड़कर कि हाँ ऐसा डिसीजन आया है, ऐसा हुआ है और ऐसा कंक्लूड कर दिया था मैंने। तो ये है, इस तरीके से आपने लिखना है। इसमें ये है, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। जो रिपोर्ट राइटिंग, जैसे रिपोर्ट राइटिंग आप लिख रहे हैं, तो आप जैसे कि कोई खबर हो चुकी होती है तो उसको लिखते हैं, इसलिए इसको मुझे लगता है कि पास्ट टेंस में लिखा जाना चाहिए मेनली। बहुत सारी ऐसी चीजें, जब फ्यूचर का कोई वो कंक्लूजन बताना हो तो फ्यूचर टेंस में होगा, लेकिन मेनली इसका ये पास्ट टेंस में लिखा जाएगा। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर आई कैन से।
तो हिंदी माध्यम के लिए मैंने पेपर 1 और पेपर 2 को विशेष तौर पे मैंने बढ़िया से तैयार कर दिया है। तो इंटरव्यू के लिए अलग से किसी वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, जो कि मैं उसको बताऊंगा बढ़िया से कैसे इंटरव्यू हिंदी माध्यम वाले छात्र तैयार कर सकते हो, कैसे वहाँ जाना होता है और कैसे कई बार वो इंग्लिश में सवाल पूछते हैं, कैसे उसको टैकल करना है, उसको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए यही है पेपर 1 और पेपर 2। मुझे लगता है कि पेपर 1 में जितने सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स मैंने बताए हैं, PYQ बताए हैं, MCQ वगैरह कहाँ सॉल्व करना है और कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, ये सब आपको कवर करना है। करंट कहाँ से कवर करना है, ये सारी आप देख लेंगे। और पेपर 2 में आप फॉर्मेट में बढ़िया से लिख के आइए सारी चीज़ों को। ए से तो ठीक है, ए से में सब बराबर ही है, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें हैं वो फॉर्मेट में लिखिए, प्रिसाइज राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्गुमेंट वगैरह, जैसे उसका तरीका है। और इसमें ग्रामर का बहुत ज़्यादा लेना देना, थोड़ा कंटेंट अच्छा होना चाहिए आपका। जैसे आप ओनली एस कवर कर रहे हैं तो आपके पास शब्द हैं बढ़िया बढ़िया, उन शब्दों के जो कीवर्ड्स हैं उसको एक डायरी बनाइए, उसको लिखते जाइए कि क्या नाम है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि कोई अगर किसी धर्म को डिसरिस्पेक्ट करता है, धार्मिक किताबों के, या उसको सेक्रिलिएज कहते हैं, तो आप उस सेक्रिलिएज लिख लीजिए कहीं, तो उसको जो है कहीं जाके यूज कर लीजिए कहाँ सेक्रिलिएज हुआ ऐसा। तो इस तरीके से इलिटिस्ट आइडिया, तो इसको इलिटिस्ट शब्द का प्रयोग करिए। तो देखिए क्या है कि जुगाड़ करना है और पेपर निकालना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और दिस इज फ्रॉम माय साइड। और किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।